Welcome back to Dronacharya IAS YouTube channel. You're watching Daily Current Analysis covering 21st June 2022. आज की इस वीडियो लेक्चर में हम सबसे पहले नेपाल के वेस्ट सेती पावर प्रोजेक्ट को डिस्कस करेंगे. Then we'll talk about a United Nations report in which it covers the impact of COVID-19 in Sundarbans. After that, we will know what is critical information infrastructure. So CII, critical information infrastructure, this term was used recently in the news. किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ की है, इसका मतलब क्या है, ये भी हम आज के इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे. Then we'll talk about aspirational districts program and Juneteenth. These are few topics that we're going to cover in this video lecture. So let's begin with it. तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले न्यूज़ आर्टिकल के साथ. इट इज़ अबाउट नेपाल्स वेस्ट सेती पावर प्रोजेक्ट. ये आर्टिकल इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. सो व्हाट इज़ दिस वेस्ट सेती पावर प्रोजेक्ट? व्हाई इज़ दिस इन न्यूज़? सो इंडिया विल बी टेकिंग ओवर दिस एम्बिशियस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन नेपाल, वेस्ट सेती. चाइना के पास पहले ये प्रोजेक्ट था एंड चाइना ने इस प्रोजेक्ट से विड्रॉ किया, जिसके 4 इयर्स बाद अब इंडिया इस प्रोजेक्ट को ओवरटेक कर रहा है एंड दिस प्रोजेक्ट इज़ वेस्ट सेती पावर प्रोजेक्ट. तो यहाँ पे कुछ की पॉइंट समझेंगे इस आर्टिकल से रिलेटेड एंड वी विल ऑल्सो गो थ्रू द इंडिया एंड नेपाल्स पावर रिलेशन. हम यहाँ पे इंडिया और नेपाल बायलैटरल रिलेशन की बात नहीं करेंगे, हम इंडिया और नेपाल के बीच में जो पावर रिलेशंस हैं उसको हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो लेट्स बिगिन विद इट. तो सबसे पहले कुछ मेजर की पॉइंट्स क्लियर कर लेते हैं इस पर्टिकुलर न्यूज़ आर्टिकल से. तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि व्हाई दिस प्रोजेक्ट वाज गिवन टू इंडिया. ये प्रोजेक्ट इंडिया को क्यों दिया गया है? तो इंडिया इज़ बेसिकली नेपाल्स power market and it had a policy of not buying power from China executed projects. हम चाइना के जो executed projects हैं वहाँ से अपनी power buy नहीं करते. And then this West Seti project it was given to India. ये जो project है इसे हमारा National Hydro Power Corporation इसे हैंडल करेगा. दे हैव ऑलरेडी बिगिन देयर प्रिलिमिनरी इंगेजमेंट्स. जो वेस्टर्न नेपाल की जो साइट्स हैं तब से जो प्रिलिमिनरी इंगेजमेंट्स है वो स्टार्ट हो चुकी हैं राइट आफ्टर प्राइम मिनिस्टर्स विजिट टू लुम्बिनी इन मई 2022. तो वन लाइनर के तौर पे याद रखेंगे कि हमारा जो नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन है वो इस प्रोजेक्ट को हैंडल करेगा. अब क्वेश्चन दूसरा ये उठता है कि चाइना ने इस वेस्ट सेती पावर प्रोजेक्ट से विड्रॉ क्यों किया. तो चाइना की अगर हम बात करें तो उनकी जो CWE जो इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन है ये बेसिकली चाइना की एक सब्सिडरी है. देयर इज़ अ चाइना 3 गॉर्जेस कॉरपोरेशन एंड उन्होंने नेपाल गवर्नमेंट को ये इन्फॉर्म किया इन 2018 दैट दे वोंट बी एबल टू एग्जीक्यूट दिस वेस्ट सेती हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट. और इसे लेकर चाइना ने जो रीजंस दिए वो ये था कि ये उनके लिए फाइनेंशियली अनफिजिबल है एंड इसका अगर हम रीसेटलमेंट और रिहैबिलिटेशन कॉस्ट देखें इस प्रोजेक्ट की तो वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, इसलिए हम इस प्रोजेक्ट से विड्रॉ करते हैं. ये रीजंस चाइना ने दिए थे इस वेस्ट सेती पावर प्रोजेक्ट से विड्रॉ करने के, जिसके बाद अब ये प्रोजेक्ट इंडिया को दिया गया है. नाउ सबसे पहले तो आप यहाँ पे मैप समझें, लोकेशन देखें. वेस्टर्न नेपाल में आपको ये वेस्ट सेती डैम मिलेगा. वेस्ट सेती पावर प्रोजेक्ट है ये. नेपाल की एक इम्पॉर्टेंट रिवर कर्नाली जो कि इंडिया में एंटर होती है एंड इस कर्नाली रिवर की नेपाल में एक ट्रिब्यूटरी है जिसे हम कहते हैं सेती रिवर. सो सेती रिवर इज़ द ट्रिब्यूटरी ऑफ कर्नाली और इस सेती रिवर के ऊपर बना हुआ है वेस्ट सेती डैम एंड ये जो पूरा प्रोजेक्ट है वेस्ट सेती पावर प्रोजेक्ट
ये नेपाल के वेस्टर्न पार्ट में सेती रिवर के ऊपर होने वाला है, विच इज़ द ट्रिब्यूटरी ऑफ कर्नाली रिवर। अब इसके बाद इस प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है उसे भी थोड़ा समझ लेते हैं। जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है दैट इज़ इन टर्म्स ऑफ इंडियन करेंसी 6500 करोड़। एंड इस प्रोजेक्ट से इन्विजन किया गया है कि नेपाल को 31.9% इलेक्ट्रिसिटी फ्री मिलेगी। बिसाइड दिस, जो लोकल्स इस प्रोजेक्ट की वजह से अफेक्टेड होंगे उनको नेपाली करेंसी के अंदर ₹10 मिलियन प्लस और 30 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर मंथ फ्री दी जाएगी। तो दो चीज़ें जो चाइना ने विड्रॉ होते हुए कहा, एक तो ये कि प्रोजेक्ट की कॉस्ट उनको ज़्यादा पड़ रही है और रिहैबिलिटेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। तो करंटली जब इंडिया ने टेक ओवर किया है, सो दिस इज़ द पॉलिसी ऑफ द कॉस्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। नाउ व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ इट? देखें, जब एक बार जो प्रोजेक्ट्स हैं वो मल्टीपर्पज़ बन जाते हैं, उसमें फ्लड कंट्रोल भी आ जाता है, नेविगेशन भी इंक्लूड हो जाता है, फिशरी, इरिगेशन अल्टीमेटली एग्रीकल्चरल ग्रोथ को प्रमोट करने वाली है। तो ऐसे केस में ऑल्सो जो कॉस्ट ऑफ पावर आएगी इट इज़ लोअर एज़ कम्पेयर टू द एग्जिस्टिंग रेट, कि मल्टीपर्पज़ बन गया है। इट विल ऑल्सो हेल्प पीपल ऑन बोथ द साइड्स, इंडिया को भी और नेपाल को भी इसका फ़ायदा होगा, एंड इट विल हैव मल्टीपल बेनिफिट्स। After this, we should also know what is Nepal's constitution on such project. So Nepal's constitution basically provides a provision under which any treaty or agreement with another country on the natural resources will require parliament's ratification by at least 2/3 majority. नेपाल का कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि कोई भी ऐसा प्रोविज़न, कोई भी एग्रीमेंट हो, चाहे वो ट्रीटी हो, अगर वो किसी और कंट्री के साथ हो रही है एंड इस एग्रीमेंट में कंट्री के नेचुरल रिसोर्सेज को इंक्लूड किया गया है, तो ऐसे केस में पार्लियामेंट से रैटिफिकेशन की जाएगी, एंड फॉर दैट यू नीड द मेजॉरिटी ऑफ 2/3. सो इट ऑल्सो मीन्स दैट homework will be required before any hydro project is signed or given for execution. तभी उसको आप you can vote in the parliament. तो हर एक पावर प्रोजेक्ट का, हाइड्रो प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन से पहले पूरा होमवर्क किया जाएगा, एनालिसिस किया जाएगा। नाउ इसके बाद हम इंडिया और नेपाल के जो पावर रिलेशंस हैं वो डिस्कस करेंगे। नाउ नेपाल की अगर हम बात करें तो नेपाल इज़ रिच इन पावर सोर्सेज। नेपाल में बहुत ज़्यादा नदियाँ हैं, रिवर्स बहुत ज़्यादा हैं, प्लस हिमालयाज़ हैं, हाइट से रिवर्स फॉल करती हैं, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा है रिवर्स में। देयर आर अराउंड 6000 रिवर्स इन नेपाल, और अगर एस्टिमेटेड पोटेंशियल देखा जाए नेपाल का फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, इट इज़ 83,000 मेगावाट्स। लेकिन नेपाल में बहुत ज़्यादा पावर शॉर्टफॉल है, क्योंकि नेपाल सिर्फ और सिर्फ 900 मेगावाट्स एनर्जी जनरेट करता है। जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है दैट इज़ ऑफ 2000 मेगावाट्स। कहीं तो हम 83,000 मेगावाट्स के पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, और नेपाल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 2000 है लेकिन जनरेट करता है 9000 मेगावाट्स। Nepal is currently selling 364 megawatts of power to India, and it has over the years imported from India. अभी 364 सेल करता है, लेकिन काफ़ी लंबे टाइम से इंपोर्ट किया करता था नेपाल। इंडिया हैज़ फॉर्मली अप्रोच्ड नेपाल ऑन मैनी ओकेजन्स कि नेपाली वाटर्स के ऊपर है ना कुछ प्रेफरेंशियल राइट्स मिल सकें, and it should match offers coming from elsewhere. So India has approached Nepal many times. Also, India is viewed as a feasible market for Nepal. एक तो there has been some uncertainty in Nepal over India's inability to deliver projects on time. यहाँ पे थोड़ी सी uncertainty नेपाल में रहती है, लेकिन still India is a feasible market for Nepal. ना अगर हम यहाँ पे हमारे कुछ अर्लियर प्रोजेक्ट्स देखें
तो एक एम्बिशियस महाकाली ट्रीटी साइन की गई थी इन 1996। इस महाकाली ट्रीटी में ये कहा गया था दैट दे विल प्रोड्यूस 6,480 megawatts. But India has still not been able to come up with a detailed project report. Then we also have an example of Upper Karnali project, जो कि एक मल्टीनेशनल प्रोजेक्ट था जो कि साइन किया गया था एज अ कॉन्ट्रैक्ट, एंड इट हैज़ नॉट मेड एनी हेड अवे फॉर ईयर्स। 3 क्रॉस बॉर्डर ट्रांसमिशन लाइंस कंप्लीट की गई हैं रिसेंटली विद गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज़ असिस्टेंस। 2016 में 400 kV की मुजफ्फरपुर एंड धाकलेबार लाइन कंप्लीट की गई है। काटिया कुशाहा लाइन विद 132 kV ये बनाई गई है। रक्सौल एंड परवानीपुर लाइन बनाई गई है 2017 में। सो दीज आर सम ऑफ द अर्लियर प्रोजेक्ट्स जो कि इंडिया और नेपाल के बीच में हुए हैं विद रिस्पेक्ट टू पावर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये उठता है कि एकदम से नेपाल में ये सर्च क्यों आ रहा है टुवर्ड्स ट्रस्टिंग इंडिया? व्हाई दिस सडन सर्ज ऑफ ट्रस्ट इन इंडिया? So India has a success in executing 900 megawatts of Arun 3 project. Eastern Nepal के अंदर Sankuva Sabha which is being executed by India's Satluj Vidyut Nigam under BOOT, Build, Own, Operate and Transfer scheme. तो ये जो सक्सेस इंडिया की रही है इन अरुण 3 प्रोजेक्ट, ये एक बड़ा यहाँ पे एक रीज़न है जिसकी वजह से इंडिया की तरफ जो ट्रस्ट है वो इंक्रीज़ हुआ है। इसकी फाउंडेशन 2018 में ले की गई थी एंड इट इज़ अबाउट टू बी completed by 2023. So the company which execute the Arun 3, it is being awarded the 695 megawatts Arun 4 project, followed by the decision to award West Seti to NHPC. So these are some of the main reasons. आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल रिसेंट यूनाइटेड नेशंस रिपोर्ट के ऊपर है। यूनाइटेड नेशंस के ऑफिस फॉर डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन ने एक स्टडी की है, जो स्टडी में उन्होंने कहा है कि कोविड-19 की वजह से सुंदरवन्स के जो मैटर हैं वो और भी ज़्यादा वर्सन अप हो चुके हैं। यह आर्टिकल जीएस पेपर 3 पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाता है, बायोडाइवर्सिटी एंड एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन सुंदरबंस। सबसे पहले इस रिपोर्ट के बारे में और जानते हैं। ये रिपोर्ट जो कि यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन ने रिलीज़ की है। इस रिपोर्ट का टाइटल है अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग कैस्केडिंग एंड सिस्टेमिक रिस्क, लेसन्स फ्रॉम कोविड-19। इस रिपोर्ट के अंदर जो कवरेज एरिया है दैट इंक्लूड्स इंडियन सुंदरबंस, बांग्लादेश, कॉक्स बजार, इंडोनेशिया, गुआक्विल, इक्वाडोर एंड टोगो, ये मेन कवरेज एरियाज़ इस रिपोर्ट के अंदर कवर किए गए हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इंडिया का सुंदरबंस, बांग्लादेश का कॉक्स बजार, इंडोनेशिया, गुआक्विल ऑफ इक्वाडोर एंड टोगो। The outcome of this report is, mainly the pandemic and the measures to contain it. These have triggered the cascading effects throughout the society, and they have also reinforced pre-existing vulnerabilities. कैसे हुआ है ये? कौन से कैस्केडिंग इफेक्ट को ट्रिगर किया है और किस तरह वल्नरेबिलिटीज़ को और रीइंफोर्स कर दिया है? That is important for us to know. So now let's focus on the Sundarbans specific study. सुंदरबन की स्पेसिफिक रिस्पेक्ट में स्टडी में क्या कहा गया है, लेट्स फोकस ऑन दैट। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे आई है ऑफ डबल बर्डन, कि सुंदरबंस में पीपल हैड टू डील विद डबल बर्डन, कोविड-19 प्लस साइक्लोन एम्फान। इन दोनों का मिलकर जो इम्पैक्ट हुआ है, देखो जो सुपर साइक्लोन आया था, सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म एम्फान, ये बहुत ही पावरफुल था, एक कैटास्ट्रॉफिक ट्रॉपिकल साइक्लोन था, एंड इसकी वजह से हमारा जो ईस्टर्न इंडिया है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुआ था, एंड ये डैमेज भी सिग्निफिकेंटली वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और बांग्लादेश के अंदर बहुत प्रोमिनेंट था।
It caused around $13 billion of damage, and thereby this has become the costlier cyclone ever जो कि नॉर्थ इंडियन ओशन में कभी रिकॉर्ड हुआ है. तो एक तरफ से कोविड-19 और उसके साथ में ये साइक्लोन एम्फान डबल बर्डन हो गया. और हमारी जो सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन है जो कि इस एरिया में रहते हैं, दे आर डिपेंडेंट अपॉन नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे कि लाइवलीहुड जो उनका है फिशरी पे डिपेंड करता है, क्रैब कलेक्टर्स हैं, हनी गैदरर्स, बी कीपर्स, एग्रीकल्चरलिस्ट. कोविड-19 के जो कंटेनमेंट मेजर्स थे उनकी वजह से रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई. उन रिस्ट्रिक्शंस की वजह से नेचुरल रिसोर्स की तरफ जो इनका एक्सेस था वो नहीं बन पाया, एंड देयरफॉर कोविड-19 का यहाँ पे जो इम्पैक्ट रहा है ये काफ़ी वर्सन अप रहा है. इस रिपोर्ट की सिग्निफिकेंस क्या है? देखिए, बिफोर कोविड देयर वाज वेरी लिटिल अवेयरनेस अबाउट the hazards like floods, droughts, regional disease outbreak, that this can have a global impact. ये पहली बार ऐसा हुआ है कि हमें ये समझ में आया है कि इस तरह के हज़ार्ड का ग्लोबल इम्पैक्ट कैसे हो सकता है और कितना हो सकता है. ऑल्सो इट शोड अस द इम्पैक्ट ऑफ इंटरडिपेंडेंसी. हमारा ये जो इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड है इसमें हमारी जो इंटरडिपेंडेंसी है वो कितने एक्सटेंट तक है, एंड हाउ यू कैन समथिंग कैन इम्पैक्ट दिस, एंड कैसे एक कैस्केड शुरू हो सकता है विद इन द सोसाइटी. दैट बिकेम फुल्ली विजिबल जब कोविड-19 की वजह से जब कोविड-19 स्प्रेड हुआ और हमारी डेली लाइफ्स का हिस्सा बना. इट ऑल्सो इम्पैक्ट आवर इकोनॉमी एंड सोसाइटी. सबसे पहले इकोनॉमिक डिस्ट्रेस की बात करें तो बहुत सारे हमारे जो सेक्टर्स हैं, एक्टर्स, स्किल्स, दे वर रिपोर्टेड इन वर्कशॉप, मीडिया एंड publications. There were impact on education. Schools close हो गए कि कोविड-19 स्प्रेड ना हो, जिससे कि एजुकेशन में डिसरप्शन हो गई. अच्छा, ऑलरेडी पॉवर्टी एग्जिस्ट कर रही थी. दैट वाज वन बैरियर फॉर फैमिलीज टू पे फॉर द स्कूल और एनीथिंग. अब ऑनलाइन एजुकेशन के लिए आपको टूल्स चाहिए नए. सो नाउ द किड्स हु आर इन द पॉवर्टी रीजन, ऑलरेडी देयर वाज अ बैरियर. एक और बैरियर आ गया, दैट इज़ टू बाय द टूल्स फॉर ऑनलाइन एजुकेशन. देन देयर वाज प्रॉब्लम ऑफ इंटरनेट कनेक्टिविटी. जो रिमोट एरियाज़ हैं वहाँ पे अनस्टेबल इंटरनेट कनेक्टिविटी है. देन इसी दौरान फोर्स्ड मैरिजेस भी देखने के लिए मिली. इन जो फोर्स्ड मैरिज के जो इंसिडेंट्स थे ऑफ अंडर एज, वो इस लॉकडाउन के पीरियड के दौरान काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुए. इसी के साथ साथ अगर हम इसका इम्पैक्ट देखें ऑन women, तो many women had additionally worked in the fields on top of their existing workload, जिसके लिए पहले वो वर्कर्स को हायर करते थे, अब women they were doing their work. Open defecation, this had a cascading impact on women's hygiene and safety, because the residents they were restricted to access to the sanitation services, जिसकी वजह से जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डैमेज हुआ, जो इनंडेशंस हुई, दिस इवन कंपेल्ड सम ऑफ द women to resort to open defecation. इस कोविड-19 के दौरान इस रीजन में दिस रिजल्टेड इन शॉर्ट टर्म लॉस ऑफ इनकम, जिसकी वजह से चाइल्ड मैरिज हुई और ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी देखने के लिए मिली, एंड all of this have a long term impact. फूड सिक्योरिटी की अगर हम बात करें, so there is reduction in the income, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट लॉस हो गया, तो मील प्रपोर्शंस कम हुए, people were consuming fewer good items, तो फूड सिक्योरिटी का खतरा यहाँ पे आ गया. Prostitution, older women they were pushed into prostitution because there were no stable income left in the family. Lastly, we should know some points about Sundarbans also. Sundarbans is world's largest mangrove delta forest. India और बांग्लादेश region में ये spread है. It lies on the delta of Ganga, Brahmaputra and Meghna rivers. Approximately 66% of the entire mangrove forest area it estimates to occur in Bangladesh,
एंड 34% इस मैंग्रोव फॉरेस्ट का आपको इंडिया में मिलेगा। जो लैंड एरिया है ये कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है, इसकी जो शेप है वो टाइड्स के एक्शन के साथ बार बार मोल्ड होती है। यहाँ पे जो एस्चुरीज़ के अलॉन्ग इरोजन बहुत प्रोमिनेंट है, और जो इनर एस्चुरीज़ के जो वाटरवेज हैं वहाँ पे डिपोजिशन बहुत प्रोमिनेंट है। तो एक कहाँ पे इरोजन हो रही है और कहाँ पे डिपोजिशन हो रही है, ये लगातार अपनी जो शेप है वो टाइड्स के एक्शन के साथ चेंज करता है। ऑल्सो सुंदरबंस हैज़ इट्स रोल एज अ वेटलैंड नर्सरी ऑल्सो, यहाँ पे मेरीन ऑर्गेनिजम्स भी हैं। इट ऑल्सो एक्ट लाइक अ क्लाइमेटिक बफर अगेंस्ट साइक्लोन, एंड सुंदरबंस इज़ ऑल्सो लिस्टेड एज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। और ये जो साइट है यहाँ पे बहुत ही कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है टाइडल वाटरवेज का, मड फ्लैट्स का। देर आर स्मॉल आइलैंड्स जो कि जहाँ पे आपको मैंग्रोव्स मिलते हैं। दे आर वेरी सॉल्ट टॉलरेंट स्पीशीज़। दे प्रेजेंट एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ ऑन गोइंग इकोलॉजिकल प्रोसेसेस, एंड हेयर द फॉरेस्ट दे हैव लार्ज नंबर ऑफ सुंदरी ट्रीज, इसीलिए इसका नाम बनता है सुंदरबन। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आता है, अब देखो ये रिपोर्ट किसने रिलीज़ की थी, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर डिज़ास्टर रिडक्शन, तो हमें इसके बारे में भी पता होना चाहिए। सो इट इज़ बेसिकली यूनाइटेड नेशंस फोकल पॉइंट फॉर डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन। इट ब्रिंग्स गवर्नमेंट्स, पार्टनर्स एंड कम्युनिटीज़ टुगेदर to reduce disaster risk and losses to ensure a safer and more sustainable future. ये बेसिकली जो सेंडाई फ्रेमवर्क है फॉर डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन, ये उसकी इम्प्लीमेंटेशन को भी ओवरसी करता है। इट सपोर्ट्स द कंट्रीज़ फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस। इट मॉनिटर्स एंड शेयर्स what works in reducing the existing risk and preventing the creation of new risk. आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ अबाउट क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। ये साइबर क्राइम, साइबर सिक्योरिटी इशू से भी रिलेट करता है। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी दे हैव डिक्लेयर्ड दैट कि जो आईसीआईसी बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, और जो यूपीआई मैनेजिंग एंटिटी है एनपीसीआई, इनके जो आईटी रिसोर्सेज हैं दे आर क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने ये टर्म यूज़ की है, क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द आईटी रिसोर्सेज ऑफ आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी एंड यूपीआई विच मैनेजिंग एंटिटीज एनपीसीआई। तो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ दिस क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। सबसे पहले डेफिनेशन से शुरुआत करते हैं। सो फॉर दिस वी हैव द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। अकॉर्डिंग टू दिस आईटी एक्ट, द क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, इट इज़ अ कंप्यूटर रिसोर्स द इनकैपेसिटेशन और डिस्ट्रक्शन ऑफ विच shall have debilitating impact on national security, economy, public health और safety। क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर आप उस कंप्यूटर रिसोर्स को कहेंगे कि अगर उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, इनकैपेसिटेट कर दिया जाए, तो ऐसे रिज़ल्ट में हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी है, हमारी जो सेफ्टी है, हमारी जो पब्लिक हेल्थ है, हमारी जो इकोनॉमी है, इसके ऊपर इसके डेबिलिटेटिंग इम्पैक्ट्स होंगे। अंडर दिस एक्ट, गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू डिक्लेयर एनी डाटा और अ डाटाबेस और आईटी नेटवर्क और कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर एज द क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। और ये डिक्लेयर इसलिए किया जाता है कि वो जो डिजिटल एसेट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करके रखा जाए। कोई भी ऐसा पर्सन जो कि जिनको एक्सेस मिलता है, और दोज हु अटेम्प्ट टू सिक्योर द एक्सेस टू प्रोटेक्टेड सिस्टम इन वायलेशन ऑफ द लॉ, अगर वो ये लॉ वायलेट करते हैं, जिन जिन डाटा सोर्सेज को, रिसोर्सेज को आप क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डिक्लेयर कर देते हैं, तो ऐसे केस में अगर वायलेशन होती है तो पनिशमेंट मिलती है, एंड जेल टर्म कुड बी अप टू 10 years। इसके अलावा वी शुड ऑल्सो नो दैट वाई दिस क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर दे आर क्लासिफाइड एंड वाई देयर प्रोटेक्शन इज़ नेसेसरी। देखो,
यहाँ पे हम IT रिसोर्स की बात कर रहे हैं, एंड IT रिसोर्स दे बेसिकली फॉर्म्स द बैकबोन of so many countless critical operation in our country's infrastructure. जिस तरह से ये आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, कोई डिसरप्शन अगर होगी तो पूरे सेक्टर के ऊपर इसका कैस्केडिंग इफेक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। कोई भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फेलियर अगर होता है, ये फेलियर अगर पावर ग्रिड के लेवल पे होता है, दिस कैन लीड टू द प्रोलॉन्ग्ड आउटरीच। बाकी सेक्टर्स, हेल्थ केयर, बैंकिंग सर्विस, सब इसकी वजह से क्रिपल डाउन होने शुरू हो जाएंगे। ग्लोबली 2007 में देयर वाज अ वेव ऑफ डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, जो कि एलिज किया जाता है दे वर फ्रॉम रशियन IP एड्रेस, बट उन्होंने बहुत सारे एस्टोनियन बैंक्स को हिट किया, गवर्नमेंट बॉडीज़ को हिट किया, मिनिस्ट्रीज, पार्लियामेंट एंड इवन मीडिया आउटलेट्स। वो एक तरह की साइबर एग्रेशन थी, इससे पहले ऐसा कुछ कभी किसी ने नहीं देखा था। इट बेसिकली केम इन ड्यूरिंग दैट टाइम व्हेन एस्टोनिया डिसाइडेड टू मूव अ मेमोरियल ऑफ सोवियत रेड आर्मी टू द लोकेशन ऑफ लेस प्रोमिनेंस, जिसके बाद ये साइबर एग्रेशन होना शुरू हुआ। साइबर अटैक्स ने एक हैवॉक क्रिएट कर दिया था इन द मोस्ट नेटवर्क्ड कंट्रीज इन द वर्ल्ड फॉर ऑलमोस्ट 3 years। तब से ये जो टर्म है क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, इसकी जो प्रोटेक्शन है ये ऑल ओवर द वर्ल्ड वो समझ में आई। और यहाँ पे अगर हम इंडिया की भी बात करें तो अक्टूबर 2020 में इंडिया वाज आल्सो बैटलिंग विद द पैंडेमिक, एंड मुंबई का जो इलेक्ट्रिक ग्रिड सप्लाई था वो सडनली एकदम से इट स्नैप्ड हिटिंग द मेगा सिटीज़, हॉस्पिटल and trains and businesses, जो इलेक्ट्रिक ग्रिड सप्लाई था, जिसके बाद एक स्टडी हुई बाय द US firm to look into this and the use of internet by the states, and they claim that कि जो power outage हुई थी this could have been a cyber attack, और इसे एलिज किया जाता है कि this was from a China linked group and they were aiming at the critical infrastructure. So this incident actually underlined the possibility of hostile state and non-state actors जो कि हमारी इंटरनेट डिपेंडेंट जो क्रिटिकल सिस्टम्स हैं इसको प्रोब कर सकते हैं। और यहाँ पे हमें हमारा जो नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर है, नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर, इसकी इम्पोर्टेंस पता होनी चाहिए। ये हमारी नोडल एजेंसी है विच टेक्स ऑल द मेजर्स to protect the nation's critical information infrastructure. इसे 2014 में क्रिएट किया गया था, and the mandate is to guard our CIIs from unauthorized access, modification, use, disclosure or any kind of disruption or incapacitation. Functions अगर हम देखें तो it monitors and forecasts national level threats to CII for policy guidance. इसी के साथ साथ यहाँ से आपको एक्सपर्टाइज शेयरिंग भी मिलती है। कोई भी अर्ली वार्निंग्स हों, चाहे अलर्ट्स हों, कोई सिचुएशन को लेकर अवेयरनेस हो, वो सब नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर करता है। जो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इंडिया के अंदर CII सिस्टम को प्रोटेक्ट करना है, वो इस इंस्टीट्यूट के पास प्रेजेंट है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल इज़ अबाउट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। सो रिसेंटली एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम न्यूज़ में है क्योंकि एक रिपोर्ट रिलीज़ की गई है बाय UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, एंड इस रिपोर्ट में इंडिया का जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है इसे लॉड किया गया है एज अ वेरी सक्सेसफुल मॉडल ऑफ लोकल एरिया डेवलपमेंट। तो UNDP की रिपोर्ट में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम को एक सक्सेसफुल मॉडल के तौर पे लॉड किया गया है इन टर्म्स ऑफ लोकल एरिया डेवलपमेंट। तो एक बार ओवरगो करते हैं कि व्हाट इज़ द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। सो ये जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है ये नीति आयोग ने लॉन्च किया था इन 2018, एंड द एम ऑफ दिस प्रोग्राम इज़ टू क्विकली एंड इफेक्टिवली ट्रांसफॉर्म 112 मोस्ट अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स अक्रॉस द कंट्री। इंडिया के जो मोस्ट अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं 112, इनको ट्रांसफॉर्म करने के लिए ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम लॉन्च किया गया था।
यहाँ पे there are many contours of this program about convergence, collaboration, competition among the districts, and इसको लेकर monthly data जो है वो ranking भी की जाती है. फोकस अगर हम देखें तो विद इन द स्टेट जो ये मेन ड्राइवर्स हैं, जो प्रोग्राम है वो हर एक डिस्ट्रिक्ट के ऊपर फोकस करता है. द स्ट्रेंथ ऑफ अ पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट, उनका जो पोटेंशियल है उस डिस्ट्रिक्ट का, उसको यहाँ पे हार्नेस किया जाता है. यहाँ पे बहुत ही इमीडिएट इम्प्रूवमेंट के ऊपर फोकस किया जाता है. एंड देन वी मेजर द प्रोग्रेस बाय रैंकिंग द डिस्ट्रिक्ट्स ऑन मंथली बेसिस. डिस्ट्रिक्ट्स को भी इनकरेज किया जाता है कि वो अपने ब्लॉक्स की प्रोग्रेस को मॉनिटर करें, जिससे कि ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट की जो परफॉर्मेंस है उसमें इम्प्रूवमेंट होता है. यहाँ पे जो मेन इंडिकेटर्स लिए जाते हैं दैट इज़ बेसिकली 49 की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, जिनको 5 सोशो इकोनॉमिक कैटेगरीज़ में, थीम्स में डिवाइड कर सकते हैं आप, जैसे कि हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, एजुकेशन, एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्सेज, financial inclusion and skill development, and then infrastructure. Lastly, if we talk about the significance of this program, तो ये program inclusive growth को promote करता है. It is committed to raise the living standards of the citizen and to ensure that there is सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास. Inclusive growth के साथ साथ it also promotes competitive and cooperative federalism. डिस्ट्रिक्ट्स को इनकरेज किया जाता है कि वो compete करें with the other districts in their state, and धीरे धीरे they should become best in the country by competing and by learning from the others. और जो सोशो इकोनॉमिक थीम्स हैं, इनके बेसिस पे भी इनको भी इम्प्रूव किया जाता है इस स्कीम के अंदर. एंड अगर हम बिगर पिक्चर देखें तो जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनकी लोकलाइजेशन हो जाती है. जब एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव होंगे तो इंडिया की प्रोग्रेस इस पर्टिकुलर फील्ड में डेफिनेटली हो पाएगी. एंड देन लास्टली वी हैव Juneteenth. Every year 19th June is celebrated or observed as Juneteenth. So we need to know what is this. Juneteenth is the oldest nationally celebrated commemoration of the ending of slavery in US. US में slavery का जो end है वो 19th जून के तौर पे से commemorate किया जाता है, celebrate किया जाता है. It is also called as Emancipation Day और Juneteenth Independence Day. Now अगर हम historical background देखें, so on 1st January 1863 उस टाइम पे अमेरिका के प्रेसिडेंट थे अब्राहम लिंकन. They issued the Emancipation Proclamation, जिसमें ये डिक्लेयर किया गया that all the persons those who are held as slaves within the state in rebellion are and henceforth shall be free. So more than 200 years after the Lincoln's proclamation, बहुत सारे स्लेव ओनर्स ऐसे थे जो अभी भी अपने स्लेव्स को कैप्टिव रख रहे थे by hiding this information from them and keeping them फॉर वन मोर हार्वेस्ट सीजन. उनको ये इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी गई कि इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन आ चुकी है, उनको बताया ही नहीं गया और उनको लगातार स्लेव रखा गया. बट ऑन June 19, 1865, 2 months after the Civil War ended, Major General Gordon Granger from the victorious Union side, he arrived in Galveston, Texas, and issued an order to free the last enslaved people on US soil. Therefore, 19th June date is important. And this date has, this day has evolved over the year, with people and communities developing their own traditions and custom. US President signed a legislation in 2021 to make Juneteenth a federal holiday. Also, the 50 US states, they have this proclamation in place to recognize and celebrate Juneteenth. But yet it is not a universal American holiday right now. Texas was the first state to make it a paid holiday in 1980. This day is also celebrated outside US. It is being used by organizations in number of countries to recognize the end of slavery and to honor the culture and achievements of African Americans. So that is all for this video. Thank you so much for watching. I will see you all in my next one. Thank you.